बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार अकेडमी हेड ऑफिस जौहर टाउन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लॉजिकल रीजनिंग का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉजिकल प्रॉब्लम्स। इसका पहला लेक्चर जो है ऑलरेडी आप लोग सुन चुके हैं। आज हम लॉजिकल प्रॉब्लम्स का सेकंड लेक्चर जो है वो आपसे शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो टाइप्स आपने फर्स्ट लेक्चर्स में सुनी समझी, उन्हीं से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आज हम दोबारा जो है वो सॉल्व करेंगे। डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे और इसका मकसद ये है कि आप की अंडरस्टैंडिंग जो है वो मज़ीद डेवलप हो, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी टॉपिक है उसको बेहतर से बेहतर करने के सिर्फ एक ही जो है वो तरीका है कि आप उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती जाएगी और आप बेहतर से बेहतर डिसीजन जो है वो ले सकेंगे। सो हम चलते हैं पहली टाइप की तरफ। फर्स्ट टाइप जो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस की थी, आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले एक दफ़ा फिर हम उसको रिवाइज करते हैं कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स में जो फर्स्ट टाइप है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ईच प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेटमेंट्स। जो फर्स्ट टाइप है उसमें ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिए जाएंगे जिसमें 3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके पास होंगी। 3 स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगी और उन 3 स्टेटमेंट्स की बेस पर आपने जो है ना वो डिसीजन करना है कि अगर 2 स्टेटमेंट जो पहली हैं उनको हम ट्रू मान लें तो थर्ड स्टेटमेंट जो है उसके बारे में फिर हमारा क्या डिसीजन होगा। क्या वो ट्रू होगी, फॉल्स होगी या फिर अनसर्टेन के गैर यकीनी होगी, या फिर नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन एक होती है कि नेवर, के उसके बारे में हम कुछ भी जो है वो क्लियर कट नहीं कह सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो 3 स्टेटमेंट्स होंगी आपके सामने, आपने उनमें से फर्स्ट 2 स्टेटमेंट की बुनियाद पर तीसरी स्टेटमेंट के बारे में जो है वो डिसीजन लेना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हमारे पास जो 3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो गिवन हैं क्वेश्चन के अंदर। उनमें से फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि ए इज सिटिंग इन द डेस्क बिहाइंड बी। सो आपने अपने जहन में एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिसके ज़रिए जो है वो आप इसके सॉल्यूशन को बेहतर तरीके से जज कर सकेंगे। आप रफ पेपर के ऊपर जो है इसका स्केच भी बना सकते हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि ए जो है वो बी के बिहाइंड, बी के पीछे जो डेस्क है उसके ऊपर वो ए जो है वो बैठा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट के अंदर जो है बी इज सिटिंग, बी की पोजीशन के बारे में बात हो रही है कि बी इज सिटिंग इन द डेस्क बिहाइंड सी। बी जो है वो सी के बिहाइंड है। अब स्ट्रक्चर क्या बन रहा है कि सी सबसे पहले है, उसके बिहाइंड बी है और बी के बिहाइंड ए है। क्लियर हो गया। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट है जी सी इज सिटिंग इन द डेस्क बिहाइंड ए। अभी जो मैंने आपसे फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स के तहत पोजीशंस जो डिस्कस की हैं वो ये है कि सी फर्स्ट टॉप पे है, उसके बिहाइंड बी है और बी के बिहाइंड ए है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमें बता रही है कि सी जो है वो ए के बिहाइंड है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट के मुताबिक सी के बिहाइंड जो है वो बी है। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि इफ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर पहली 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो दुरुस्त मान ली जाएं, यानी कि सी, बी एंड ए, तो देन थर्ड स्टेटमेंट के बारे में फिर आप क्या राय रखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो ट्रू, फॉल्स, अनसर्टेन या फिर नेवर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो मैंने स्केच बना के दिखाया है कि सी, बी, ए, तो अब क्या इस अरेंजमेंट के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि सी जो है वो ए के बिहाइंड हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे आपकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो फॉल्स होगी, कि ये आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये क्या है, ये फॉल्स है। इसके बारे में हम ट्रू नहीं कह सकते, इसके बारे में जो है हम अनसर्टेन यानी कि गैर यकीनी के हो सकता है या नहीं हो सकता, मे बी और मे और नॉट की बात हम यहाँ नहीं कर सकते। सो ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है।
सो यहाँ पे आपकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, बीटा होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में आपको जो 3 स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं वो है बैटरी एक्स लास्ट लॉन्गर देन बैटरी वाई। जो एक्स बैटरी है वो उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा है किससे, बैटरी वाई से। ये कंपनीज हैं, XYZ नाम रखा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि जी, सेकंड स्टेटमेंट है कि वाई डज नॉट लास्ट एज लॉन्ग एज जी। अब जो वाई कंपनी की बैटरी है वो जी के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा देर उसकी लाइफ नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में एक्स की लाइफ जो है वो वाई से ज़्यादा है और सेकंड स्टेटमेंट में वाई की लाइफ जो है वो जी से ज़्यादा नहीं है। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, जी बैटरी जी लास्ट लॉन्गर देन बैटरी एक्स। क्या जी जो है उसकी लाइफ जो है फिर एक्स से ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट्स हमसे ये पूछा जा रहा है कि इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर पहली दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो दुरुस्त हैं तो थर्ड स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या वो दुरुस्त है, क्या वो गलत है, क्या वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, या फिर नेवर है। अब हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, हम इसका अगर स्केच बनाएं तो हमें ये समझ आती है कि वाई की लाइफ, एक्स की लाइफ जो है वो वाई से ज़्यादा है और वाई की लाइफ जो है वो जी से ज़्यादा नहीं है। अब अगर हम रिलेशन डेवलप करना चाहें एक्स और जी के दरमियान, तो एक्स और जी के दरमियान जो है हम प्योर श्योर रिलेशन जो है वो नहीं बना सकते। मीन कि हम ये नहीं कह सकते कि एक्स और जी जो है इसमें से एक्स की लाइफ जी से ज़्यादा है या जी की लाइफ जो है वो एक्स से ज़्यादा है। इसलिए नहीं कह सकते कि आपकी जो ऊपर वाली दो स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स में से किसी एक स्टेटमेंट में भी हमें कोई ऐसा हिंट नहीं मिल रहा जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि एक्स की लाइफ जो है वो जी से बेहतर है या जी की लाइफ जो है वो एक्स से बेहतर है। दोनों में से कोई भी चीज़ जो है वो पॉसिबल हो सकती है। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टू स्टेटमेंट में इससे रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। सो हम इसको नेवर भी नहीं कह सकते, हम इसको फॉल्स भी नहीं कह सकते, हम इसको ट्रू भी नहीं कह सकते। सो ये हमारा अनसर्टेन जो है वो केस बन रहा है कि हो भी सकता है कि एक्स की लाइफ जी से ज़्यादा हो और ये भी हो सकता है कि जी की लाइफ जो है वो एक्स से ज़्यादा हो। सो हमारी ऑप्शंस जो हैं अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा हमारे सामने हैं और इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपकी चार्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने है। फर्स्ट है कि मिडल टाउन इज नॉर्थ ऑफ द सेंटर वैली, सेंटर वैली इज ईस्ट ऑफ द पेनफील्ड। एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ये है कि पेनफील्ड इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ मिडल टाउन। अब फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स अगर ट्रू हैं, यानी कि ये जो पोजीशंस बताई जा रही हैं, अगर फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स में जो लोकेशंस हैं ये एग्जैक्ट राइट हैं, तो क्या उन दोनों के अकॉर्डिंगली जो थर्ड स्टेटमेंट में लोकेशन बताई जा रही है क्या वो ट्रू है, फॉल्स है, अनसर्टेन है या फिर नेवर है। स्टेटमेंट्स के मुताबिक हमें इन तीनों जो आपके पास जो है वो पोजीशंस हैं इनको लोकेट करना पड़ेगा। हम इनको लोकेट करके फिर हम डिसाइड कर सकेंगे कि ये थर्ड स्टेटमेंट जो है ये हमारी ट्रू है, फॉल्स है, अनसर्टेन है या नेवर है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक तो मिडल टाउन है और एक हमारे पास जो है सेंटर वैली है, सेंटर वैली और पेनफील्ड। ये फर्स्ट टू स्टेटमेंट को हम जो है वो ट्रू कंसीडर कर रहे हैं और इस बेस पे हमने फिर थर्ड के बारे में जो है वो डिसीजन लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या कहा जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, मिडल टाउन इज नॉर्थ ऑफ सेंटर, सी फॉर सेंटर वैली, ठीक है। सेंटर वैली के नॉर्थ में आप जानते हैं कि ये नॉर्थ टॉप पे होता है, इधर ये ईस्ट होता है और नीचे डाउनवर्ड जो है वो साउथ होता है। सो नॉर्थ में क्या है, मिडल टाउन। बस हिंट के लिए हम मिडल ही लिख लेते हैं, ठीक है। और ये सी मैंने किसके लिए लिखा है, सेंटर वैली के लिए लिखा है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, सेंटर वैली की पोजीशन बताई जा रही है वो ईस्ट में है। किसके ईस्ट में है, पेनफील्ड की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास PEN पेनफील्ड है, पेनफील्ड का ईस्ट ये होगा, ठीक है ना। इसके ईस्ट के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, सेंटर वैली नजर आ रहा है। सो ये हमारे पास जो है वो लोकेशंस जो कि फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स में दी गई हैं।
अब आप देखें कि थर्ड स्टेटमेंट में आपसे क्या कहा जा रहा है कि पेनफील्ड जो है इज नॉर्थ वेस्ट, किसके नॉर्थ वेस्ट में है? मिडल टाउन के। सो डियर स्टूडेंट्स, मिडल टाउन कहाँ पे है? ये मिडल टाउन है। अब मिडल टाउन को जहन में रखते हुए आप ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो है वो लोकेट करें, फिर आपको क्लियर होगा। सो ये आपके पास देखें कि ये मिडल ईस्ट है अगर, तो इसके टॉप पे नॉर्थ है, इधर इसका ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, और डाउनवर्ड क्या है? साउथ है। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि मिडल टाउन के रिस्पेक्ट आप पेनफील्ड की जो है वो लोकेशन देखें, तो पेनफील्ड कहाँ पे आ रहा है? वेस्ट और साउथ, वेस्ट साउथ में आ रहा है। जबकि स्टेटमेंट में हमें क्या कहा जा रहा है? पेनफील्ड इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब है कि इसको यहां पे इसकी लोकेशन होनी चाहिए थी। तो इट मीन कि अगर हम फर्स्ट टू स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो एलोकेशन करते हैं इन दोनों टाउन्स की, तो थर्ड जो टाउन है पेनफील्ड, उसकी लोकेशन जो है वो फर्स्ट टाउन के रिस्पेक्ट कहाँ बनती है? साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ में जो है वो बनती है। सो इट मीन कि ये हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये फर्स्ट टू स्टेटमेंट के ट्रू होने के लिहाज से फॉल्स है। इसमें राइट जो लोकेशन है वो नहीं बताई जा रही। इस तरह के क्वेश्चंस को आपने पेपर के ऊपर ड्रॉ करके प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ट्रू, फॉल्स, अनसर्टेन, नेवर। हमारी जो ट्रू ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या है? वो फॉल्स है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टू स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। राइट आंसर इज बीटा। क्लियर हो गया? स्टूडेंट्स, ये थे 3 क्वेश्चन जो हमारी फर्स्ट टाइप से रिलेटेड थे। इसी टाइप से रिलेटेड जो हमने 3 क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट लेक्चर में भी किए थे, और आज के लेक्चर में मजीद हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं। फर्दर आपने जो है इस तरह के क्वेश्चंस को करना है ताकि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से जो है वो समझ सकें और पेपर में आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। अब इन क्वेश्चंस के अंदर इस चीज का ख्याल रखना है कि आपको फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स जिसके बारे में कहा जाता है कि ट्रू हैं, तो जितनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर आपको गिवन है उसी इंफॉर्मेशन में रहते हुए आपने थर्ड स्टेटमेंट के बारे में जो है वो डिसीजन लेना है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स चलते हैं टाइप नंबर 2 के तरफ। टाइप नंबर 2 में क्या है? इन दिस टाइप रीड द गिवन पैसेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के अंदर। आपको एक पैसेज दिया जाता है, आपने उसको अच्छी तरीके से जो है वो रीड आउट करना होता है। उसके अंदर जो इंफॉर्मेशंस दी जाती हैं उनको आपने अरेंज करना होता है, उनका एक स्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, और उस अरेंजमेंट की बेस के ऊपर आपने जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना होता है। हम क्वेश्चंस कुछ करते हैं इस टाइप से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक पैसेज है जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखते हैं कि हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और उसका स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। 4 पर्सन्स फ्रॉम मास्टर पेंट, ये कंपनी है, उस कंपनी की तरफ से जो है वो 4 लोग हैं, और वो क्या कर रहे हैं? पेंटिंग। क्या पेंटिंग कर रहे हैं? मिस्टर एक्स हाउस, मिस्टर एक्स के हाउस को वो पेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया? अब उनमें फर्स्ट पर्सन ए है, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? ए इज पेंटिंग द फ्रंट ऑफ द हाउस। ए जो है वो हाउस के फ्रंट को जो है वो पेंट कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल हम एक स्केच ड्रॉ करते हैं। लेट्स से ये हाउस है। क्लियर हो गया? ये हाउस है हमारे पास, और इस हाउस के फ्रंट, ये हम इसका फ्रंट कंसीडर करते हैं, जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है। तो ए जो है वो फ्रंट पे काम कर रहा है, हाउस के फ्रंट पे काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। उसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट जो पर्सन है बी है। बी इज इन द एली बिहाइंड द हाउस पेंटिंग बैक। ये एली का मतलब होता है जो घर के पीछे गली होती है, ठीक है ना, उसको कहते हैं। तो बी जो है वो घर के पीछे गली में बैक को जो है वो पेंट कर रहा है। तो घर की बैक जो है वो, अगर ये है बैक, ये फ्रंट है तो ये बैक होगी, और यहाँ पे बी जो है वो काम कर रहा है, पेंट कर रहा है। ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट पर्सन जो है वो सी है। सी इज पेंटिंग द विंडो फ्रेम्स
ऑन द नॉर्थ साइड। अब उस सी के बारे में देखें, आपको ये नहीं बताया कि वो फ्रंट पे है या वो बिहाइंड है, तो उसके बारे में उन्होंने नॉर्थ का वर्ड यूज किया है कि वो नॉर्थ साइड पे जो है वो काम कर रहा है। और क्या काम कर रहा है? विंडो फ्रेम्स जो है वो पेंट कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस हाउस, ये जो हाउस है, इसको अगर हम कंसीडर करते हुए ईस्ट, वेस्ट, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इस तरह से हमने इसको जो है ना वो डायरेक्शंस दे दी हैं। क्लियर हो गया? सो हमारे पास इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो सी है वो भी बी के साथ काम कर रहा है, यानी कि नॉर्थ का मतलब है इट मीन कि वो भी बैक पे ही काम कर रहा है, वो विंडोज फ्रेम को जो है वो पेंट कर रहा है। उसके बाद जो फोर्थ पर्सन है इनमें, टीम के अंदर जो फोर्थ पर्सन है वो है डी। तो डी कहाँ काम कर रहा है? डी इज ऑन द साउथ। डी जो है वो साउथ में जो है वो काम कर रहा है। ये नहीं बताया कि वो क्या काम कर रहा है, जस्ट ये बताया कि वो साउथ में जो है वो काम कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप देख रहे हैं कि साउथ जो है वो घर के फ्रंट की तरफ बन रहा है। सो इट मीन कि जो डी है वो भी फ्रंट पे ही काम कर रहा है। क्लियर हो गया? इस तरह से आप स्केच बनाएंगे, इंफॉर्मेशन एक एक लाइन आप पढ़ते जाएं, और इस तरह के क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल रही है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर डायग्राम बनती है तो डायग्राम बना लें, अगर वैसे ही सिंपल है तो आप वैसे ही उसको जो है ना अपने माइंड में स्ट्रक्चर उसका बना लें और उसके आंसर तक पहुंचें। सो यहाँ पे डायग्राम बनाने से हम आसानी के साथ हर पर्सन की लोकेशन को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और नेक्स्ट अब वो जो भी इसमें चेंज लेके आएगा और फिर फाइनल जो हमसे आंसर पूछेगा उसके बारे में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि इफ ए पर्सन जो है स्विचेस प्लेसेस विद सी, ए और सी जो है अगर ये आपस में जगह रिप्लेस कर लेते हैं। अब ए और सी जगह रिप्लेस करते हैं तो इसका क्या मतलब है? ए और सी के जगह रिप्लेस करने का मतलब है कि ए जो है वो नॉर्थ में आ गया और सी जो है वो साउथ में आ गया, यानी दूसरे अल्फाज में ए बैक पे चला गया और सी जो है वो फ्रंट पे आ गया। यहां से हम सी को मूव करवा के फ्रंट पे ले आए और इधर से ए को मूव करवाया और बैक पे ले गए। ठीक हो गया? ये चेंज अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो है वो आ रही है। उसके बाद फर्दर क्या काम हो रहा है? सी एंड सी, उसके बाद ये रिप्लेसमेंट करने के बाद सी देन स्विचेस प्लेसेस विद डी। सी जो है वो डी से अपनी जगह जो है वो रिप्लेस कर लेता है। तो आप देखें डायग्राम के अंदर कि सी और डी दोनों फ्रंट पे काम कर रहे हैं। अगर ये दोनों आपस में रिप्लेसमेंट करते हैं जगह की तो ये दोनों फिर भी फ्रंट पर ही रहेंगे। मैक्सिमम क्या होगा? सी यहां आ जाएगा और डी इस जगह पे आ जाएगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे से अपनी जगह चेंज कर लेंगे, जहां भी ये काम कर रहे हैं फ्रंट पे इन्होंने आपस में जगह बदल लेनी है। अब वेयर, फाइनल आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइनली वो आपसे ये पूछ रहा है वेयर इज डी। डी जो है वो कहां पे है? लास्ट पे फाइनली उसने डी के बारे में पूछा है कि डी जो है वो कहाँ काम कर रहा है। सो ये सारा स्केच ड्रॉ करने के बाद डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि डी जो है वो फ्रंट पे काम कर रहा है, सी भी फ्रंट पे काम कर रहा है, फाइनली ए और बी जो है वो बैक पे काम कर रहे हैं। और अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से बात करें, ए और बी जो है वो नॉर्थ में काम कर रहे हैं घर के, और सी और डी जो है वो साउथ में काम कर रहे हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। अगर तो ऑप्शन नॉर्थ और साउथ के हिसाब से पूछी हुई तो हम उसी हिसाब से इसका आंसर देंगे, और अगर हमें फ्रंट और बैक की बात करेगा तो फ्रंट और बैक के रिस्पेक्टली हम जो है वो इसका आंसर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इन द एली बिहाइंड द हाउस, घर की बैक साइड पे काम कर रहा है। सो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि डी के बारे में फाइनली उसने पूछा तो डी तो फ्रंट पे काम कर रहा है, सो ये हमारी राइट ऑप्शन नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द हाउस, हाउस की नॉर्थ साइड पे काम कर रहा है। तो नॉर्थ कौन सी बनती है? नॉर्थ भी तो बैक ही बन रही है, तो बैक साइड पे तो वो काम नहीं कर रहा। सो ये भी हमारे पास जो है वो राइट आंसर नहीं है। उसके बाद चार्ली ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ द हाउस। तो डियर स्टूडेंट्स आप फाइनली देख सकते हैं कि जो डी है वो फ्रंट पे ही काम कर रहा है। सो ये हमारी जो है वो राइट ऑप्शन होगी। फर्दर हम पहले सारी ऑप्शंस को अच्छी तरह से देखेंगे, उसके बाद हम फाइनल जो है वो डिसीजन लेंगे। डेल्टा ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द हाउस, कि वो हाउस के वेस्ट साइड पे काम कर रहा है।
सो आप देख रहे हैं डायग्राम में कि वो फ्रंट पे काम कर रहा है, और अगर विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन देखें तो साउथ में काम कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें सारे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, सारा उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद हमें फाइनली पता चला कि जो डी पर्सन है वो घर के फ्रंट पे यानी वो साउथ पे काम कर रहा है। सो राइट आंसर इज चार्ली। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं ये, बस आपने इसको बड़े आराम से, ध्यान से जो है वो कूल माइंड होकर जो है वो स्टडी करना है, ताकि आप इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन को मिस ना कर जाएं। तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने के बाद आप इसका फाइनल करेक्ट आंसर जो है वो दे सकते हैं। टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको जो पैसेज दिया गया है उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और फाइनली जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी उससे रिलेटेड आपने आंसर देना है। सो स्टेटमेंट के मुताबिक अ 4-day पीरियड मंडे थ्रू थर्सडे, मंडे से थर्सडे का एक पीरियड है जो कि 4 days पे जो है वो कंसिस्ट करता है। हम इसको लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। क्लियर हो गया? ईच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेरी ऑफिस वर्कर्स वर्कड ओनली 1 day। एक ऑफिस है जिसके टेम्परेरी वर्कर्स हैं, और वो हर वर्कर जो है वो एक दिन जो है वो काम करेगा, ईच अ डिफरेंट डे, और हर एक जो है वो डिफरेंट डे पे जो है वो काम करेगा। क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 4 days हैं, मंडे से थर्सडे तक, और एक ऑफिस है जिसके वर्कर्स ने जो है वो काम करना है, और हर वर्कर जो है वो एक दिन काम करेगा, और अलग अलग दिन जो है वो हर वर्कर को काम के लिए अलॉट किए जाएंगे। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट डिटेल क्या है कि मिस्टर ए वाज शेड्यूल्ड टू वर्क ऑन मंडे। इस सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि मिस्टर ए ने जो है वो मंडे को जो है वो काम करना है। सो मंडे को हम मिस्टर ए की शेड्यूल के मुताबिक जो ड्यूटी है उसको मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस में क्या है कि बट ही ट्रेडेड विद मिस्टर बी, लेकिन वो मिस्टर बी से जो है वो एक्सचेंज करता है इसको, हु वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू वर्क ऑन वेडनेसडे। मिस्टर बी ने शेड्यूल के मुताबिक वेडनेसडे को काम करना था, लेकिन ये दोनों पर्सन्स ए और बी जो है वो आपस में ड्यूटीज जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। इट मीन कि अगर ये ड्यूटीज को एक्सचेंज करते हैं तो बी फिर मंडे को काम करेगा और ए जो है वो वेडनेसडे को काम करेगा। ठीक है, शेड्यूल ड्यूटी जो है वो रेड कलर से है, और जो इन्होंने आपस में एक्सचेंज की हैं उसको हम जो है वो डार्क ब्लू कलर से लिख रहे हैं ताकि हमें याद रहे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है जी, मिस्टर सी ट्रेटेड विद मिस्टर डी। मिस्टर सी जो है वो डी से ड्यूटी एक्सचेंज करता है। हु वाज, जिसने, ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू वर्क ऑन थर्सडे। सी, जिसने थर्सडे को काम करना था। शेड्यूल के मुताबिक मिस्टर सी ने थर्सडे को काम करना था, लेकिन वो डी से अपनी ड्यूटी को एक्सचेंज करता है। अब अगर हम शेड्यूल के मुताबिक जो ड्यूटीज लिख रहे हैं वो रेड कलर से लिख रहे हैं, तो शेड्यूल के मुताबिक सी ने जो है वो थर्सडे को काम करना था। इट मीन कि डी ऑटोमेटिकली ट्यूसडे को काम करेगा शेड्यूल के मुताबिक। ठीक है, लेकिन सी और डी ने आपस में ड्यूटीज को एक्सचेंज किया, और एक्सचेंज करने के बाद सी ट्यूसडे को ड्यूटी करेगा और डी थर्सडे को ड्यूटी करेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो चीज़ आप लिख सकते थे आपने उसको जो है वो अरेंज करके लिख लिया है। रेड कलर्स में जो आप देख रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल है, और जो डार्क ब्लू कलर में आप देख रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर एक्सचेंज, उन जैसे जैसे उन्होंने ड्यूटीज़ को एक्सचेंज किया उसके मुताबिक हमने इसको डार्क ब्लू में मेंशन कर दिया। अब हमें फाइनली क्या पूछा जा रहा है, आफ्टर ऑल द स्विचिंग वाज डन, जब तमाम ड्यूटीज जो हैं वो एक्सचेंज हो गई आपस में, तो उसके बाद हु वर्कड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को फिर कौन काम करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ट्यूसडे को सी जो है वो काम कर रहा है। अगर हम डी कहें तो डी तो शेड्यूल के मुताबिक था, लेकिन क्वेश्चन किया गया है कि आफ्टर ऑल द स्विचिंग,
तमाम जो है वो एक्सचेंज जो उन्होंने अपने आपस में चेंज करनी थी ड्यूटी, वो उसके बाद फाइनली हमने ट्यूसडे को बताना है कि ट्यूसडे को कौन सा वर्कर जो है वो काम करेगा। सो हमारा राइट आंसर जो है वो सी होगा, सी वर्कर जो है वो ट्यूसडे को काम करेगा। अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। अल्फा में बी, बीटा में सी है, चार्ली में ए वर्कर है और लास्ट में डेल्टा में डी वर्कर है। सो क्लियरली तमाम स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारा राइट आंसर जो है वो बीटा होगा। वर्कर सी ने जो है वो ट्यूसडे को काम करना है। सो बीटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 फ्रेंड्स इन द 6th ग्रेड। 4 फ्रेंड्स हैं, 6th ग्रेड में वो पढ़ते हैं। वर शेयरिंग अ पिज़्ज़ा, वो एक पिज़्ज़ा शेयर करने जा रहे हैं। दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया दैट द ओल्डेस्ट फ्रेंड, जो उनमें सबसे जो एज में ज़्यादा बड़ा होगा, वुड गेट द एक्स्ट्रा पीस, पिज़्ज़ा का जो एक्स्ट्रा पीस होगा वो उस पर्सन को दिया जाएगा, उस फ्रेंड को दिया जाएगा जो ओल्डेस्ट होगा। अब इनकी एजिस के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास। ए इज 2 months ओल्डर देन बी, ए और बी का रिलेशन बताया जा रहा है। ए जो है, अगर मैं ग्रेटर का साइन यूज करूं तो ए जो 2 month ओल्डर है किससे, बी से। इस तरह से हम अपनी मतलब हिंट के तौर पे ऐसे हम लिख सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, और कितना ओल्डेस्ट है, 2 month, मैंने ये 2 इसलिए लिखा है यहाँ पे। उसके बाद हु इज 3 month यंगर देन सी। अब बी के बारे में आगे बात को कंटिन्यू किया जा रहा है कि ए जो है वो बी से 2 month ओल्डर है, ठीक हो गया, और बी के बारे में बताया जा रहा है बी जो है वो 3 month यंगर है किससे, सी से। इट मीन कि अगर मैं इसको रिवर्स करके पढ़ूं तो सी जो है वो 3 month ओल्डर है किससे, बी से। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी इज ग्रेटर देन 3 month देन बी। क्लियर हो गया। स्टेटमेंट के मुताबिक बी यंगर है 3 month, यानी 3 month वो छोटा है सी से, तो हम सी के रिस्पेक्ट देखेंगे कि सी जो है फिर इट मीन के 3 months जो है वो ओल्डर है बी से। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में है डी इज 1 month ओल्डर देन बी। डी जो है फ्रेंड वो बी से 1 month ओल्डर है। और लास्ट पे आपसे फिर पूछा जा रहा है हु शुड गेट द एक्स्ट्रा पीस ऑफ पिज़्ज़ा। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको दी जाए तो आप इस इंफॉर्मेशन के बाद क्या कहेंगे कि किस फ्रेंड को, ए बी सी या डी को में से किस फ्रेंड को जो है वो एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा का पीस मिलेगा। कंडीशन ये है कि उसको ओल्डेस्ट होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स देखें, हमने जितने भी 3 रिलेशंस बनाए हैं वो बी के रिस्पेक्ट बना दिए हैं, ठीक है। ए जो है वो बी से 2 month ओल्डर है, सी 3 month ओल्डर है, डी 1 month ओल्डर है। सो अब आप इजीली गेस कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि कौन इनमें सबसे ओल्डेस्ट है। सो डियर स्टूडेंट्स, सी जो है वो बी से 3 month जो है वो ओल्डर है, जबकि ए 2 month है और डी 1 month है। इट मीन कि सी जो है इन तमाम फ्रेंड्स में से सबसे ओल्डेस्ट है। सो वो जो एक्स्ट्रा पीस ऑफ पिज़्ज़ा होगा वो सी को मिलेगा। इन क्वेश्चंस में ऐसे आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसको अपनी आसानी के लिए अपने अपने तरीके से जो है वो लिखते हैं, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और फाइनल आंसर तक पहुंच सकें। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए में अल्फ़ा जो है ऑप्शन है वो बी फ्रेंड है, बीटा में ए फ्रेंड है, चार्ली में डी फ्रेंड है और डेल्टा में सी फ्रेंड है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन C is the oldest friend, so C got extra piece of pizza. So dear students, यहाँ पे आपके पास डेल्टा जो है वो आपका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का डेल्टा इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट इसकी थर्ड टाइप जो हमने डिस्कस की थी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव करे। थर्ड टाइप में क्या था, किस तरह के क्वेश्चंस थे आपके सामने, ये वर्ड्स में आपको बताया जा रहा है। द लॉजिक प्रॉब्लम्स इन दिस टाइप प्रेजेंट यू विद
3 ट्रू स्टेटमेंट। इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, 3 स्टेटमेंट्स आपको दी जाती हैं और वो तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं उनको फैक्ट्स माना जाता है, यानी कि वो दुरुस्त होती हैं। फैक्ट 1, 2 एंड 3 के ज़रिए वो जो है वो मेंशन की जाती हैं स्टेटमेंट के अंदर। उसके बाद क्या होता है, देन यू आर गिवन 3 मोर स्टेटमेंट। उसके बाद आपको 3 मजीद स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं और उनको लेबल कैसे किया जाता है, 1, 2, 3 से। क्लियर हो गया? अब आपने क्या करना है, यू मस्ट डिटरमाइन विच ऑफ दीज इफ एनी इज आल्सो अ फैक्ट। इन तीनों में से, ये जो आपको लास्ट में 3 स्टेटमेंट्स दी होती हैं, इन तीनों में से आपने जजमेंट करनी होती है कि इन तीनों में से कौन सा जो है वो फैक्ट है अकॉर्डिंग टू द अबव 3 फैक्ट्स। 1 एक भी हो सकता है ट्रू, और 2 भी हो सकते हैं। 2 ऑफ द स्टेटमेंट कुड बी ट्रू। ऑल तमाम भी हो सकते हैं। तमाम जो आपको 3 स्टेटमेंट्स ये दी गई हैं, ये तीनों भी जो है वो दुरुस्त हो सकती हैं, ट्रू हो सकती हैं। और नन ऑफ द स्टेटमेंट कुड बी ट्रू। और ये भी हो सकता है कि उन तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू द अबव फैक्ट्स नॉट ट्रू। Choose your answer based only on the information given in the first 3 facts. आपने जो आंसर चूज करना है वो प्योरली ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट, यानी कि वो जो ऊपर 3 फैक्ट्स दिए जाएंगे आपको स्टेटमेंट में, आपने उसकी बेस के ऊपर जो है वो फैसला करना है, डिसीजन लेना है। अपनी पर्सनल कोई भी इंफॉर्मेशन या इंटरेस्ट को इन्वॉल्व नहीं करना, उसी इंफॉर्मेशन में रहना है, चाहे वो वैलिड है या नहीं है, चाहे वो ट्रू है या नहीं है। जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे आपने नीचे वाली तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में डिसाइड करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको जो है वो क्लियर हो कि हमने इस टाइप के अंदर किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है। 3 फैक्ट्स आपको दिए गए हैं। फर्स्ट फैक्ट को देखें, स्टडी करते हैं। नुमान सेड अली एंड आई, यानी नुमान अपने और अली के बारे में बात कर रहा है, दोनों के बारे में बात हो रही है। बोथ हैव कैट्स। क्लियर हो गया? फर्स्ट जो फैक्ट है इसमें ये बात क्लियर है कि नुमान ने कहा कि अली और नुमान दोनों जो हैं वो कैट्स रखते हैं। दूसरा फैक्ट में आते हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि अली सेड, अली ने कहा आई डोंट हैव अ कैट, कि मैं कोई कैट नहीं रखता। क्लियर हो गया? सेकंड फैक्ट में अली की स्टेटमेंट है कि वो कैट नहीं रखता। फैक्ट 3, नुमान ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। नुमान हमेशा जो है वो सच बताता है। बट अली समटाइम लाइज, लेकिन अली जो है वो समटाइम जो है वो झूठ बोलता है। अब ये जो तीसरा फैक्ट है इसकी बेस के ऊपर जो है वो ऊपर वाले दोनों फैक्ट्स के बारे में जो है वो हमें पता चल रहा है कि नुमान अगर सच बोलता है हमेशा, अब वो हमने मान लेना है। अगर हमें ये बात, ये इंफॉर्मेशन दी गई है तो हमने इस चीज़ को बिल्कुल 100% जो है वो फॉलो करना है कि नुमान जो है, नुमान ने जो बात कही है वो दुरुस्त है। और नुमान ने क्या कहा है कि जी हम दोनों, अली और वो दोनों कैट्स रखते हैं। और उसके साथ साथ जो और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अली समटाइम जो है वो झूठ बोलता है। इट मीन कि ये जो फैक्ट 2 बताया गया है जिसमें कि कहा गया है कि कैट मैं नहीं रखता, तो इसमें जो है वो ये चीज़ कंसीडरेबल है कि ये अली ने झूठ बात की ही है। क्लियर हो गया? अब अगर ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये फैक्ट्स हैं, ठीक है ना, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट आल्सो बी अ फैक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है, नीचे जो आपको 3 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फैक्ट होगी? 3 स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं जी? अली हैज़ अ कैट, अली जो है वो कैट रखता है। ठीक है। अब ऊपर वाले फैक्ट्स के जो फाइनल रिजल्ट्स हमें समझ आ रहे हैं, सबसे पहले तो नुमान ने जो बात कही है वो 100% ठीक है, क्योंकि बताया जा रहा है कि नुमान जो है वो दुरुस्त बात करता है। तो इट मीन के नुमान के मुताबिक अली और नुमान दोनों के पास कैट्स हैं। सो ये जो अली हैज़ अ कैट है ये बात फिर दुरुस्त होती है, ये ट्रू है। क्लियर हो गया? क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात कही गई है उसको दुरुस्त मानने के लिए फैक्ट नंबर 3 में कहा गया है हमें। उसके बाद सेकंड क्या है? नुमान हैज़ अ कैट। अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट में ये हमें क्लियर है कि नुमान जो है उसके पास भी कैट है। इट मीन कि ये सेकंड स्टेटमेंट भी जो है ये भी ट्रू है।
थर्ड स्टेटमेंट क्या है जी, अली इज लाइंग, अली जो है वो झूठ बोल रहा है। देखें, अगर ऊपर वाली दोनों बातों को हम ट्रू मान रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फैक्ट, तो जो आपके पास जो थर्ड स्टेटमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 2 में क्या है जी, अली ने कहा है कि मैं कैट नहीं रखता, और साथ ही फैक्ट नंबर 3 में ये भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है कि वो झूठ भी बोलता है। तो इट मीन कि फैक्ट नंबर 1 के मुताबिक जो है वो फैक्ट नंबर 2 जो आपको बताया जा रहा है वो क्या है, वो झूठ है। क्लियर हो गया। और थर्ड जो फैक्ट है वो भी इस चीज को जो है ना वो क्लियर कर रहा है कि अली जो है वो झूठ बोल रहा है। सो ये थर्ड स्टेटमेंट जो अली इज लाइंग जो है ये भी ट्रू है, कि ये जो स्टेटमेंट अली ने दी है ये उसने झूठ बोला है। क्लियर हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन किस तरह के होंगे, ओनली वन, क्या सिर्फ वन स्टेटमेंट जो है वो फैक्ट है, या फिर सेकंड है, या फिर सेकंड एंड थर्ड है, या लास्ट पे डेल्टा में क्या है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर फैक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो हमारे पास फैक्ट्स दिए गए थे उनके अकॉर्डिंगली हमने जजमेंट की कि हमारी जो तीनों जो स्टेटमेंट्स नीचे दी गई हैं ये तीनों भी क्या हैं, फैक्ट हैं। सो डेल्टा इज द राइट आंसर, ऑल द स्टेटमेंट्स आर फैक्ट। इसी तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फैक्ट नंबर 1, पिक्चर्स कैन टेल अ स्टोरी, पिक्चर्स जो हैं वो स्टोरी बता सकती हैं, यानी कि पिक्चर्स को देख के हम किसी स्टोरी के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। फैक्ट नंबर 2, ऑल स्टोरी बुक्स हैव पिक्चर्स, जितनी भी स्टोरी बुक्स होती हैं वो क्या रखती हैं, पिक्चर्स रखती हैं। फैक्ट नंबर 3, सम स्टोरी बुक्स हैव वर्ड्स, कुछ स्टोरी बुक्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर अल्फाज भी होते हैं। क्लियर हो गया। अब ये तीनों फैक्ट्स जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस को हमारे सामने रख रहे हैं। फर्स्ट में क्या है जी, पिक्चर्स के जरिए स्टोरी को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। सेकंड में क्या है जी कि तमाम जो स्टोरी बुक्स हैं वो क्या, वो पिक्चर्स रखती हैं। क्लियर हो गया। और थर्ड में क्या है कि कुछ स्टोरी बुक्स ऐसी भी हैं जो कि वर्ड्स भी रखती हैं। अब वो जो कुछ स्टोरी बुक्स वर्ड्स रखती हैं वो यकीनन पिक्चर भी रखती होंगी, क्योंकि ऊपर आल की बात हुई है, तमाम स्टोरी बुक्स को कवर किया गया है कि तमाम में पिक्चर्स होती हैं, और नीचे सम में वर्ड्स की बात की गई है। इट मीन कि जो वो सम स्टोरी बुक्स वर्ड्स रखती हैं वो पिक्चर्स भी लाजमी रखती होंगी। क्लियर हो। नेक्स्ट क्या है जी, इफ अबव स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स, अगर ऊपर वाली तीनों स्टेटमेंट्स फैक्ट्स हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी अ फैक्ट। नंबर 1, फर्स्ट जो आपको स्टेटमेंट दी गई है वो ये है, पिक्चर कैन टेल अ स्टोरी बेटर देन वर्ड्स कैन, जो पिक्चर्स हैं वो बेहतर स्टोरी के बारे में बता सकती हैं बनिस्बत वर्ड्स के। अब आपके पास जो ऊपर 3 फैक्ट्स हैं, आप उसकी इंफॉर्मेशन के अंदर रहते हुए बताएं कि क्या आपके पास ये जो फैक्ट्स हैं इनमें से कोई एक फैक्ट भी इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है या आपको बताना चाह रहा है कि पिक्चर्स जो हैं वो स्टोरी बुक्स के अंदर ज़्यादा बेहतर होती हैं बनिस्बत वर्ड्स के। हमें यहाँ पे तीनों फैक्ट्स में कहीं पे भी ऐसा हिंट नहीं मिल रहा जहाँ पे पिक्चर्स को ज़्यादा बेहतर कहा गया हो और वर्ड्स को बेहतर नहीं कहा, या वर्ड्स को बेहतर कहा गया है और पिक्चर को बेहतर नहीं कहा। सो इट मीन कि ये जो पहला स्टेटमेंट है आपके पास, ये आपके फैक्ट्स के मुताबिक फैक्ट नहीं हो सकता। अब सेकंड जो है वो क्या है, द स्टोरीज इन स्टोरी बुक्स आर वेरी सिंपल, स्टोरी बुक्स के अंदर जो स्टोरीज होती हैं वो बहुत सिंपल होती हैं। इनकी सिंप्लिसिटी के बारे में कोई आपको क्लू मिलता है ऊपर वाले फैक्ट्स के अंदर? सिंप्लिसिटी की कहीं बात नहीं हुई। ऊपर वाली स्टेटमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ बातें हुई हैं कि पिक्चर्स के जरिए स्टोरी को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, स्टोरी बुक्स जो हैं जितनी भी हैं उन सब में पिक्चर्स मौजूद हैं, और थर्ड में सिंपली आपको बताया जा रहा है कि कुछ स्टोरी बुक्स ऐसी भी हैं जिनके अंदर वर्ड्स शामिल हैं। क्लियर हो गया। सो आपकी ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी फैक्ट नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द अबव फैक्ट्स। थर्ड स्टेटमेंट क्या है जी, सम स्टोरी बुक्स हैव बोथ वर्ड्स एंड पिक्चर्स, कुछ ऐसी स्टोरी बुक्स हैं जिनमें दोनों चीजें जो हैं वो मौजूद हैं, वर्ड्स भी मौजूद हैं और पिक्चर्स भी मौजूद हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपसे अभी मैंने ये चीज़ शेयर की है, जैसा कि फैक्ट नंबर 2 में कहा गया कि तमाम स्टोरी बुक्स में पिक्चर्स हैं, इट मीन कि सारी स्टोरी बुक्स जो है वो उनमें पिक्चर्स शामिल हैं। और फैक्ट नंबर 3 में ये फर्दर कहा गया कि उनमें से कुछ ऐसी स्टोरी बुक्स भी हैं जिनके अंदर वर्ड्स शामिल हैं। सो इट मीन कि कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनमें वर्ड्स भी हैं
और पिक्चर्स भी हैं, दोनों चीज़ें शामिल हैं। सो ये जो थर्ड आपके पास स्टेटमेंट है ये फैक्ट है अकॉर्डिंग टू द अबव फैक्ट्स। सो यहाँ पे हमारी जो राइट ऑप्शन फिर बनेगी वो ओनली 3 बनेगी। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। 1 ओनली, 3 ओनली एंड चार्ली में 2 ओनली, या नन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज अ नोन फैक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बीटा है, थर्ड ओनली। अकॉर्डिंग टू द अबव फैक्ट्स थर्ड जो स्टेटमेंट है वो भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट्स आपके सामने है। फैक्ट नंबर 1 में कहा जा रहा है सलमान हैज 4 व्हीकल्स, उसके पास जो है वो 4 व्हीकल्स हैं सलमान के पास। फैक्ट नंबर 2 में ये है 2 ऑफ द व्हीकल्स आर रेड, कलर के बारे में बताया जा रहा है कि उनमें से 2 जो हैं वो रेड कलर की हैं, बाकी 2 किस कलर की हैं हमें नहीं पता। फैक्ट नंबर 3 जो है 1 ऑफ द व्हीकल्स इज अ मिनी वैन, अच्छा उनमें से एक व्हीकल जो है वो मिनी वैन है। अब बाकी जो वो 3 व्हीकल्स हैं वो क्या हैं, वो कार हैं, वो ट्रक हैं, वो क्या हैं, वो हमें उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। सो तीनों फैक्ट्स के अंदर हमें जो बातें पता चली हैं कि 4 व्हीकल्स हैं, 2 रेड हैं और 1 जो है वो मिनी वैन है। क्लियर हो गया, ये इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है इन तीनों फैक्ट से। अब अगर ये तीनों स्टेटमेंट फैक्ट्स हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी अ फैक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फैक्ट हो सकती है। अब ये 3 स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है। अब इन 3 स्टेटमेंट्स को गौर से देखें। सलमान हैज़ अ रेड मिनी वैन, ऊपर वाले जो फैक्ट्स हैं क्या उनमें आपको कोई ऐसा जो है वो क्लू मिल रहा है या आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें कहा गया हो कि मिनी वैन का कलर जो है वो रेड है। सिर्फ ये कहा गया है कि 4 व्हीकल्स में से 2 व्हीकल्स जो हैं वो रेड हैं। अब उनमें मिनी वैन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सो हम इसे फैक्ट नहीं कह सकते, हमारे पास जो है ना वो इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये आपका फैक्ट नहीं बनेगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सलमान हैज़ 3 कार्स, सलमान के पास जो है वो 3 कार्स हैं, 4 व्हीकल्स हैं। सिंपल ये कहा गया 4 व्हीकल्स हैं और 1 मिनी वैन है, ये हमें कंफर्म इंफॉर्मेशन है। बाकी 3 क्या हैं हमें कुछ नहीं पता। सो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी आपका फैक्ट नहीं हो सकती। थर्ड में सलमान फेवरेट कलर इज रेड, सलमान का जो फेवरेट कलर है वो रेड है, ये हम ऊपर वाले फैक्ट्स की बेस पे डिसाइड नहीं कर सकते। हमें जस्ट ये पता है कि 4 में से जो है ना वो 2 जो है वो रेड कलर की उनकी व्हीकल्स हैं और इसके रेड कलर के बारे में हमें ऐसी कोई बात जहाँ पे फैक्ट्स के अंदर नहीं मिल रही जिसके मुताबिक हम कह सकें कि रेड उसका फेवरेट कलर है। यहाँ पे कुछ लोग अपनी पर्सनल जो है वो सोच को इस्तेमाल करते हुए कहें कि शायद 4 में से 2 जो है वो रेड है, इट मीन के रेड उसे पसंद है, ऐसा नहीं करना। अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं मिलती जिसके मुताबिक आप ये डिसाइड कर सकें कि कौन सा कलर उसका फेवरेट है, तो आपने अपनी पर्सनल जो है वो फीलिंग्स को यहाँ पे शामिल नहीं करना। क्लियर रखें ये चीज़ कि जो आपको बार बार ये बात बताई जा रही है कि लॉजिकल रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपने जो है वो अपनी तौर पे इंफॉर्मेशन को शामिल नहीं करना। स्टेटमेंट में जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अंदर रहते हुए आपने उसके फाइनल आंसर तक पहुंचना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फेवरेट कलर के बारे में भी हमें जो है वो नहीं पता कि सलमान का फेवरेट कलर कौन सा है। सो इट मीन के ऊपर वाली जो 3 फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक ये तीनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी स्टेटमेंट को हम फैक्ट नहीं कह सकते। सो ऑप्शन 1 ओनली, बीटा में 2 ओनली एंड 2 एंड 3 ओनली, या फिर लास्ट में नन ऑफ द स्टेटमेंट इज अ नोन फैक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेल्टा आपका जो है वो राइट आंसर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि लॉजिकल प्रॉब्लम एक टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग पीएमसी की तरफ से आपके सिलेबस में शामिल है। उससे रिलेटेड जो 3 टाइप्स हमने डिस्कस की थी उसके फर्दर क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं। सो इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है और इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस ही एक वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए आप जो है वो अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।